पापा, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ और इस छोटे से शहर में ये मुमकिन नहीं है। अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे किसी बड़े शहर में जाना है पापा। मैं हॉस्टल में आराम से रह लूँगी। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। प्लीज़ पापा, मान जाइए ना। माही अपने पापा का हाथ थामे आंखों में अनगिनत सपने सजाए उनसे विनती कर रही थी। पर बेटा, अकेले इतने बड़े शहर में कैसे रहोगी तुम? मैंने कभी तुम्हें पढ़ने से नहीं रोका, लेकिन हम तुम्हें खुद से दूर अकेले नहीं भेज सकते। हमें हर पल तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। नहीं नहीं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? क्या पापा, पहले आप ही सपने देखने को कहते हो और अब जब मैं अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रही हूँ तो डर कर खुद ही पीछे हट रहे हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और खुद का ख्याल भी रख सकती हूँ। मैं आपको और मम्मी को रोज़ फ़ोन किया करूँगी। प्लीज़ अब तो मान जाइए ना। क्या माही, जब देखो अपने पापा को तंग करती रहती हो। अभी तो थके हारे यूनिवर्सिटी से आए हैं और तुमने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से तुम्हारा कॉलेज अब पूरा हो चुका है। अपने पापा की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लो और अच्छे से पढ़ाई करो। यही अच्छा रहेगा। पापा के साथ ही जाओगी आओगी, और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ रहोगी तो हमारे दिल में भी सुकून रहेगा। सुनैना जी ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन मम्मी, मुझे पापा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना। वहाँ मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊँगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? और फिर यह तो देखिए, आनंद भाई कब से नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं और उन्हें यहाँ कोई भी काम नहीं मिल रहा। इस छोटे शहर में ना उनके सपने पूरे होंगे ना मेरे। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बस। नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। अब वो किसी रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ चुकी थी। एक लंबी चुप्पी के बाद पापा ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर गौर कर रहा हूँ बच्चे। मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने का। सच पापा, मैं इंतज़ार कर लूँगी। वो चहकते हुए एकदम उठी थी और फिर पापा के गले लगते हुए हॉल से कमरे में भाग गई। आप भी ना, बच्चों की जिद के सामने बच्चे बन जाते हैं। क्या ज़रूरत है उसकी हर जिद पूरी करने की? सुनैना जी ने चाय का कप प्रमोद जी के सामने टेबल पर रखते हुए कहा। ज़रूरत है सुनैना, वो ठीक ही तो कह रही है। मैं खुद भी समझता हूँ इस बात को कि वो यहाँ रहकर अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। अरे, ये सपने क्या होते हैं? बड़ी हो गई है अब, कुछ साल में उसकी शादी हो जाएगी। फिर अपना घर संभालने से फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। आनंद की भी नौकरी लग ही जाएगी, फिर उसकी भी शादी कर देंगे। बस ऐसी ही सुकून भरी ज़िंदगी रहे। और हमें ज़िंदगी में क्या ही चाहिए। भगवान से हर वक्त प्रार्थना करती हूँ कि हमारी खुशियों को कभी किसी की नज़र न लगे। रात भर प्रमोद जी ने बहुत सोच विचार किया। सुबह नाश्ते के टेबल पर जब सभी इकट्ठा हुए तो उन्होंने बड़ी भारी शब्दों में कहना शुरू किया। माही, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तुम्हें अकेले दूसरे शहर नहीं भेज सकते और यह मेरा अंतिम फैसला है। पर पापा, माही ने बीच में बोलना चाहा तो पापा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि माही और आनंद दोनों ही साथ जाएंगे, ताकि हमारी चिंता भी कम रहे और तुम दोनों को ही बड़े शहर में अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। सच पापा? कहते हुए माही दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। सुनैना जी भी नम आंखों से आनंद को गले लगा लिया था। उनके जिगर का टुकड़ा, जो हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहा था, अब उनसे काफ़ी दूर हो रहा था। पापा ने माहौल को हल्का करने वाले लहजे में कहा, चलो अब जल्दी से नाश्ता करो और पैकिंग शुरू करो, हमें कल ही निकलना है। सभी खुशी खुशी नाश्ता करने लगते हैं। लेकिन आने वाले भूचाल से बिल्कुल अनजान माही कहाँ जानती थी कि छोटे से शहर से निकलकर जब वो बड़े शहर में पहुँचेंगे तो उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, उनके सारे सपने उस शहर की धूल में खाक हो जाएंगे। वहाँ तो सिर्फ दुखों से उनका स्वागत होगा और उनकी ज़िंदगी एक ऐसा भयानक मोड़ लेगी जो उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट कर रख देगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा साथ दें, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। उसी दिन प्रोफेसर प्रमोद जी ने अपने दोनों बच्चों के लिए नए शहर में एक डीलर से किराए के फ्लैट की बात भी पक्की कर दी।
उन्हें उम्मीद थी कि एक साथ रहने से दोनों एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे, और जब यह बात उन्होंने माही को बताई तो वह भी बहुत खुश हो गई। आनंद भी बड़े शहर में जाने की बात से बहुत खुश हुआ था। सोचने लगा, चलो यहाँ ना सही, बड़े शहर जाकर उसे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पिछले 3 महीने से वह नौकरी के लिए धक्के पर धक्के खा रहा था। छोटी मोटी नौकरी तो उसे मिल रही थी, लेकिन वह कोई छोटी नौकरी नहीं करना चाहता था, बल्कि वह अपनी काबिलियत के हिसाब से बड़ी नौकरी करना चाहता था। वह किसी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करके अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता था। दोनों ने अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर दी। हालांकि अपने दोनों बच्चों के दूर जाने से मम्मी बहुत उदास थी, लेकिन अपने बच्चों की चेहरे की खुशी देख उन्होंने भी अपने मन को समझा लिया। अगले दिन 8 बजे की ट्रेन थी। रात आने वाले दिनों के सपनों में और अपने मम्मी पापा से दूर होने की उलझन में फुर से निकल गई। फिर अगले दिन वो लोग नई खुशियाँ और नए सपने सजाने नए शहर की ओर निकल पड़े थे। पापा बस एक दिन के लिए रुके, थोड़ा सेटल करके वो वापस लौट गए। माही का यूनिवर्सिटी में आज पहला दिन था। उसे शहर में आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, और इस 1 हफ्ते में वो सिर्फ घर की सेटिंग ही कर पाई थी। माही का एडमिशन हो गया था और आज वह फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों आनंद को बार बार अपनी मासूम सी बहन को लेकर मन में एक डर बैठा हुआ था। वो दुनिया की चालाकियों को नहीं जानती थी। वो बहुत ही नाजुक और कमज़ोर दिल की लड़की थी। वैसे तो माही बहुत ही समझदार और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, पर उसकी मासूमियत आनंद को चिंता करने पर मजबूर कर रहा था। अभी भी नाश्ता करते हुए आनंद बीच बीच में माही को देख रहा था। भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? माही ने आनंद को खुद की ओर देखते देखा तो बोले बिना ना रह सकी। हाँ गुड़िया, तुम्हें कुछ समझाना है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आजकल का दौर वो दौर है जिसमें शराफत और मासूमियत को कमज़ोरी समझ लिया जाता है। मेरी प्यारी सी बहन, आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, याद है ना? फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। जब भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो तो अपना सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखना। किसी को एहसास मत होने देना कि तुम्हें डर लग रहा है या तुम नर्वस हो। तुम्हारे चेहरे पर एक रौब, एक दबदबा होना चाहिए कि सामने वाला नज़र डालने से पहले ही अपनी नज़रें झुका लें। किसी को तुम्हारी आंखों में डर की झलक भी नज़र नहीं आनी चाहिए। लोग पहली नज़र में ही भांप लेते हैं कि सामने वाले की आंखों में क्या है। अगर किसी ने भी यह भांप लिया कि तुम डर रही हो तो वे तुम्हें कच्चा जबाते टाइम नहीं लगाएंगे। आनंद ने बड़ी संजीदगी से माही से कहा था, फिर बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी थी, जो टेबल पर बैठी जल्दी जल्दी नाश्ता करने में बिजी थी। भाई की बात सुनकर उसने धीरे से सिर हिलाया। आनंद के चेहरे पर एक अजीब सा डर समाया हुआ था, जिसे महसूस कर माही भी हल्के से मुस्कुरा दी। उसका भाई उससे कितनी मोहब्बत करता था, यह बात वो अच्छे से जानती थी। भाई, आप भी ना कैसी बेकार की बातें करते हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं तो पहले ही डर जाऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कोई जंग के मैदान में नहीं, जहाँ लोग मुझे झपटने के लिए तैयार बैठे होंगे। और वैसे आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपकी बहन बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। और आज तो आपको भी आपका पसंदीदा मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है ना। ऑल द बेस्ट भाई। अब आप मेरी चिंता छोड़ें और इंटरव्यू पर फोकस करें। माही ने मुस्कुराने की भरपूर कोशिश की थी, मगर उसके दिल में भी एक अनजाना सा खटका पैदा जरूर हुआ था। आनंद ने गहरी सांस लेते हुए उसे कंधों से थाम कर उठाया था, जो कि अपना नाश्ता खत्म कर नैपकिन से अपने हाथ भी साफ कर चुकी थी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा माही, बस जो आज की हकीकत है वही बता रहा हूँ, ताकि तुम सावधान रहो। अपनी आँखें, अपने कान खुले रखना। हम एक छोटे और शांति भरे हुए शहर से यहाँ पर आए हैं। वहाँ हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता था, मगर यह जगह अलग है। बहुत बड़ा शहर है और हम यहाँ नए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। यहाँ के तौर तरीक़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की यह मासूमियत किसी की बुरी नज़र का शिकार हो। माही ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। आनंद ने मुस्कुराकर माही को गाल थपथपाया और दोनों भाई बहन अपने अपने बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकलते हैं। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ। यूनिवर्सिटी के बस का टाइम हो गया है और मुझे पहले दिन देर नहीं करनी। आनंद ने फ़ौरन फ्लैट को लॉक करते हुए बोला, रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे भी उसी रास्ते से इंटरव्यू के लिए जाना है।
अकेले बसों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। माही ने मुस्कुराकर भाई को देखा। भाई, आप भी ना, बस मुझे हमेशा छोटी सी बच्ची समझते हैं। मैं चली जाऊंगी अकेली। आप अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे, इसलिए आप जाएं। नहीं मेरी गुड़िया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो शाबाश, गाड़ी में बैठो। आनंद की मोहब्बत के आगे माही को हार माननी पड़ी और वह मुस्कुराते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इधर प्रमोद जी नाश्ते की टेबल पर गुमसुम बैठे थे। बच्चों के बिना यह घर कितना सूना लगता है ना। सुनैना जी ने उनके सामने गर्मा गर्म पराठे उनकी प्लेट में डालते हुए कहा। प्रोफेसर प्रमोद जी ने अपना चश्मा सही करते हुए कहा, देखो, मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें वहाँ भेजा है ताकि उन दोनों को उड़ने के लिए खुला आसमान मिल सके। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें और खुश रहें। हम भले उनसे दूर हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद हर पल हमारे बच्चों के साथ है। बस एक ही बात की चिंता है, वह शहर बहुत बड़ा है और हमारे बच्चे बहुत मासूम। वहाँ अपना कोई भी रिश्तेदार नहीं है। कभी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ी तो। सुनैना जी ने उनके हाथ पर हाथ रखा। आप फिक्र ना करें, दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ। भगवान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। घर के माहौल में उम्मीद और प्रार्थना की महक उठ रही थी और यह हंसता बसता छोटा सा खानदान इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जिस बड़े शहर को वह अपनी खुशकिस्मती और खुशियों की चाबी समझ रहे थे, वही शहर उनकी खुशियों को निगलने के लिए अपना मुंह खोलकर बैठा हुआ था। यूनिवर्सिटी का गेट क्रॉस करते ही माही को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई है। हर तरफ स्टूडेंट्स के समूह बने हुए थे जो आपस में खड़े बातें कर रहे थे। माहौल में ऊंचे ऊंचे हंसने की आवाज़ें गूंज रही थीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं और लड़के लड़कियां ऐसी ड्रेसेस में थे जो माही ने सिर्फ टीवी पर देखे थे। उसने सफ़ेद रंग का एक सादा सा कुर्ता और ब्लू जीन्स पहन रखा था और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा पड़ा हुआ था जो हवा से बार बार सरक रहा था, लेकिन वो उसे बार बार अपने कंधों पर सही कर रही थी। वो खुद को यहाँ पर बहुत अजनबी महसूस कर रही थी। वो जैसे ही कॉरिडोर में दाखिल हुई, वहाँ खड़ी लड़कियों ने एकदम से नज़र उठाकर सामने से आती उस सादा सिंपल सी लड़की को देखा। उनकी बातों का सिलसिला एकदम से रुक गया था और सबकी नज़रें उसके मासूम और बेहद हसीन से चेहरे पर जाकर जम गई थी। वो बिना मेकअप के भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। एक मॉडर्न सी लड़की ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका और च्युइंगम चबाते हुए बोली थी, अरे सुनो, तुम नई आई हो क्या? पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किस डिपार्टमेंट में हो? माही ने झिझकते हुए सिर हिलाया और अपने दुपट्टे को सही किया। जी, आज मेरा पहला दिन है और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में दाखिला लिया है। मेरा नाम माही है। दूसरी लड़की ने उसके करीब आकर उसके चेहरे को गौर से देखा और जलन भरे अंदाज में बोला, यार, तुम्हारी स्किन कितनी साफ़ है, कौन सी क्रीम लगाती हो? और इसकी आंखें तो देखो, बिल्कुल किसी कांच की जैसी चमक रही हैं। कसम से यार, अगर लड़कों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे आगे पीछे लाइन लग जाएगी। तुम तो इस यूनिवर्सिटी की क्वीन बन जाओगी। माही उनकी बातों से घबरा गई और ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कान सजाते हुए बोली थी, थैंक्स, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि लाइब्रेरी किस तरफ है? मुझे कार्ड बनवाना है। लड़कियों ने उसे लाइब्रेरी का रास्ता बताया तो वो अपनी किताबें सीने से लगाए तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। पीछे खड़ी लड़कियों ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कुछ गलत होने का अंदेशा उन्हें बेचैन कर रहा था। बेचारी काफ़ी सीधी सादी है, इसे नहीं पता यहाँ खूबसूरती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, ख़ास तौर पर जब उस रजत की नज़र पड़ जाए। एक लड़की ने अफसोस से कहा, अरे छोड़ो यार, हमें क्या। माही को अभी भी अपने पीछे उन लड़कियों की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपने सपने पूरे करने आई थी वो, और उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही खुला और रंगीन था, जहाँ लड़के लड़कियाँ बेझिझक एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हाथों में हाथ डाल रहे थे, तो कोई किसी के कंधे पर हाथ रखे हुए ऐसे खड़ा था जैसे वो लोग इस कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं। लेकिन माही के लिए यह सब कुछ बहुत नया और अजीब था। उसके छोटे शहर में इतना खुलापन नहीं था। वहाँ हाथ पकड़ना तो दूर, लड़का लड़की बात करते भी दिख जाएं तो बवाल हो जाता था। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि यहाँ उसकी ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजरेंगे
और वह अपने पापा का नाम जरूर रोशन करेगी। कैफेटेरिया में शोर अपने चरम पर पहुंचा हुआ था। हर तरफ जोर जोर से हंसी और कहकहों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वहीं यूनिवर्सिटी का सबसे बिगड़ा हुआ और बदमाश लड़का रजत थापा अपने दोस्तों के बीच बैठा सिगरेट के गहरे गहरे कस ले रहा था। उसके सामने मेज़ पर महंगे मोबाइल और गाड़ी की चाबियां पड़ी थीं और वह किसी बादशाह की तरह टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था। यार रजत, आजकल यूनिवर्सिटी बहुत बोरिंग लग रहा है। कोई नया चेहरा ही नहीं जिसके साथ थोड़ी मौज मस्ती की जाए, उसके दोस्त सिराज ने बेजारी से कहा। रजत ने धुएं का गुबार हवा में छोड़ा और धीरे से मुस्कुराया। सब्र करो मेरे शेर, शिकार खुद चलकर आएगा। शिकारी को बस आंखें खुली रखनी चाहिए। अचानक ही उसकी नज़र दरवाजे की ओर पड़ी, जहाँ से माही अपने कुछ क्लास फेलोज़ के साथ गुजर रही थी। वो कुछ परेशान सी लग रही थी और इधर उधर देख रही थी। रजत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह अपनी कुर्सी से सीधा हो गया, जैसे उसे वो सब कुछ मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। अरे, यह कौन है? यह नया चेहरा तो पहले कभी नज़र नहीं आया। यह तो चौंदवी का चांद है, उसने धीरे से कहा। उसके दोस्त ने भी माही को देखा और एक अभद्र सी सीटी बजाई। लगता है कोई नई चिड़िया आई है। रजत भाई, बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखो तो सही, क्या चाल है, क्या मासूमियत है। बिल्कुल कच्ची कली है। रजत ने सिगरेट नीचे फेंकी और उसे जूते से मसल दिया। वह अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया था। उसका ईगो सर चढ़कर बोलने लगा था। आज तो उस लड़की से मिलना पड़ेगा। ऐसे कैसे बिना टैक्स दिए गुजर सकती है यहाँ से? उसकी आंखों में बहुत शर्म है ना? लेकिन यह शर्म कैसे टूटती है, यह मैं जानता हूँ। चलो मेरे साथ। रजत तेज तेज कदमों से चलता हुआ माही के रास्ते में आ गया और बाजू फैलाकर उसे रोक लिया। माही, जो अपनी सहेली से बात कर रही थी, अचानक सामने आई रुकावट से घबरा गई और उसने गर्दन उठाकर देखा। सामने एक बेहद खूबसूरत मगर बेहिस चेहरा लिए एक लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों में बेहयाई थी। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मांस का टुकड़ा हो और वो भूखा कुत्ता। रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है, माही ने धीमी आवाज़ में कहा और साइड से निकलने की कोशिश की, मगर रजत फिर उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया था। अरे हसीना, इतनी भी क्या जल्दी है? नाम तो बताती जाओ। हमसे मिले बिना ही जा रही हो। यह तो हमारी तौहीन है। हम इस यूनिवर्सिटी के शहजादे हैं। लोग हमसे मिलने के लिए तरसते हैं और तुम मुंह फेर कर जा रही हो। माही का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क उठा था। उसने आसपास देखा, जहाँ सब लोग तमाशा देखने के लिए रुक चुके थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया था। सब डरे हुए लग रहे थे। उसने कहा, रास्ता छोड़िए, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है और मैं आपको नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना मैं प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूँगी। माही ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा था। उसकी हिम्मत देख रजत जोर से हंस पड़ा था। उसकी हंसी में एक जहर था। साफ जाहिर था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। प्रिंसिपल? अरे भोली सी लड़की, प्रिंसिपल भी रजत से पूछकर कुर्सी पर बैठता है। और मेरा नाम नहीं जानती हो तो आज जान जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम कभी ये नाम नहीं भूलोगी। मेरा नाम है रजत थापा और मैं इस यूनिवर्सिटी का बादशाह हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मेरी हो जाती है। माही ने उसकी बात अनसुनी की और तेज़ी से दूसरी तरफ से मुड़कर लगभग भागती हुई वहाँ से निकल गई। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। रजत उसे जाता हुआ देखता रहा और मुड़कर अपने एक हाथ को अपनी गर्दन पर फेरता हुआ बोला था, जितना भागना है भाग लो, तुम्हें आना तो मेरे पास ही होगा। अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लिए वो वापस अपने दोस्तों की ओर मुड़कर बुदबुदाया था। बहुत गुरूर है इस लड़की में, लेकिन पसंद आई मुझे। इस गुरूर को तोड़ने में ही तो मज़ा आएगा। अब वो मेरी होगी, बचकर कहाँ जाएगी। रजत के लिए तो यह एक मज़ेदार खेल की तरह था, लेकिन अगले कुछ दिन माही के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थे। रजत पूरी तरह उसके पीछे पड़ गया था। वो साये की तरह उसके साथ लगा रहता और जब भी वह क्लास से निकलती, रजत उसे कॉरिडोर में खड़ा मिल जाता। वो उसे देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाता, कभी सीटियाँ बजाता और कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर फप्तियाँ कसता। माही शर्म से पानी पानी हो जाती और नज़रें झुकाकर तेज़ी से वहाँ से गुजर जाती। उसने अपनी क्लास फेलोज से रजत के बारे में जानना चाहा तो सबने उसे बुरी तरह डरा दिया। यह बहुत अमीर बाप का बेटा है, बहुत खतरनाक है, इसके मुंह मत लगना,
वरना ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सीधी सादी माही डर से बेहाल होने लगी थी। वो घर में किसी से यह बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आनंद भैया और पापा बहुत परेशान हो जाएंगे और शायद उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दें। वो नहीं चाहती थी कि पापा के सपने टूटे। एक दिन बारिश हो रही थी। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बहुत कम थे। माही लाइब्रेरी से किताबें लेकर निकल रही थी कि पार्किंग में रजत ने अपनी हैवी बाइक उसके बिल्कुल करीब लाकर ब्रेक लगा दिए थे। टायरों की चरचराहट के साथ ही माही की चीख निकल गई और वो एकदम से पीछे हटी तो उसका पाँव फिसल गया, मगर उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला था। रजत बाइक पर बैठा उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। बारिश की वजह से माही के कपड़े थोड़े से भीग गए थे। वो बेहुदा अंदाज में बोला, क्या बात है, आज तो हुस्न खुद निखर कर सामने आ रहा है। बारिश में तुम और भी हसीन लग रही हो, बिल्कुल किसी ख्वाब जैसी। माही ने गुस्से और डर की मिलीजुली हालत में उसे देखा था। तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मुझे तंग मत करो। प्लीज़ भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। रजत बाइक से नीचे उतरा और उसके करीब आ गया। माही और पीछे हटी तो उसकी कमर पीछे दीवार से जा लगी थी। वो अब फंस चुकी थी। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वरना इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं, इस शहर में भी तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, जो मांगोगी वो दूंगा, बस एक बार हाँ कह दो। रजत ने अपना हाथ दीवार पर रखकर उसे एक तरह से कैद कर लिया था। माही की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने जोर से उसे धक्का दिया और रजत के हाथों के घेरे से खुद को आज़ाद किया था। मैं तुम जैसे आवारा लड़कों से दोस्ती नहीं करती, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे सोने की तराजू में तोलोगे तब भी मैं तुम पर थूकूंगी भी नहीं। वह रोते हुए वहाँ से भागी थी। रजत के कहे शब्द उसे पीछे से सुनाई दे रहे थे। भाग लो जितना भागना है, आखिर आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। घर जाकर माही अपने कमरे में बंद हो गई और तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद मांगे। वो इस शहर में अकेली थी और रजत यहाँ का पुराना बदमाश। हालात अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे थे। रजत की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि वह माही की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ रहा था। उसे लग रहा था कि वह डर चुकी है और वह जल्दी ही हथियार डाल देगी। वो सबके सामने उसका नाम लेकर पुकारता और उसे फ्लाइंग किस देता। यूनिवर्सिटी में रजत के डर से कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं कहता था, पर सभी माही को अफसोस और बेबस नज़रों से देखते रह जाते थे। कुछ लड़कियां तो रजत के डर से माही से बात तक नहीं करती थीं कि कहीं उन पर भी रजत का कहर न बरपे। एक दिन माही कैंटीन में खड़ी पानी पी रही थी। उसे बहुत प्यास लगी थी और गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी। उसका गला सूख रहा था कि अचानक ही रजत वहाँ पर आया और उसके हाथ से पानी का ग्लास छीन लिया। पानी ही पीना है तो मेरे हाथ से पियो, ज़्यादा मज़ा आएगा और प्यास भी बुझेगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा तो अमृत बन जाएगा, रजत ने शरारत से कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। एक घूंट भरकर उसने ग्लास वापस माही की तरफ बढ़ा दिया। यह लो, अब तुम पियो, यह मेरी मोहब्बत का तोहफा है। माही ने उसे गुस्से से देखा था। गुस्से के मारे उसकी मुट्ठियाँ भीज गई थीं और चेहरा लाल पड़ गया था। तुम अपने हद में रहो रजत, यह क्या बदतमीज़ी है? और तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह तंग करते हुए? माही की आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई थी। वहाँ मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। सबकी सांसें थम गई थीं। रजत की हंसी और तेज हो गई थी। उसने ग्लास जोर से टेबल पर पटक दिया, जिससे पानी छलक कर माही के कपड़ों पर गिर गया। अरे, गुस्सा क्यों करती हो जाने मन? तुम्हारा जूठा पीने का अपना ही मज़ा है, और तुम मेरा जूठा पियोगी तो हमारा प्यार और बढ़ेगा। उसने हाथ बढ़ाकर माही के दुपट्टे को खींचने की कोशिश की। हटाओ यह दुपट्टा, ज़रा अच्छे से देखने तो दो, क्यों छुपा रखा है खुद को? मेरे साथ साथ दुनिया को भी देखने दो कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही जचती हो। यह वह पल था जब माही के सब्र का पैमाना भर चुका था। एक पल के लिए उसके अंदर का डर खत्म हो गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके अंदर एक नई ताकत जाग उठी थी। उसे लगा कि अगर आज वह चुप रही तो यह दरिंदा उसे नोच खाएगा। कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया जब एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी थी। माही ने पूरी ताकत से अपना हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ रजत के मुंह पर दे मारा था।
यह सब इतना अचानक हुआ कि रजत खुद भी हिल गया। उसके हाथ से दुपट्टा छूट गया और वह लड़खड़ाकर एक तरफ को हो गया था। उसका चेहरा एक तरफ को घूम गया और गाल पर माही की उंगलियों के निशान उभर आए थे। सब लोग पत्थर बन गए थे, क्योंकि आज तक किसी ने रजत को आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और आज एक लड़की ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। माही की सांसें फूल रही थीं और वह कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी उंगली रजत की तरफ उठाई और बुलंद आवाज़ में कहा, खबरदार, खबरदार जो मुझे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो खेलो, और ना ही तुम जैसे आवारा और घटिया लड़कों से डरती हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? अपने घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो दूसरी की माँ बहनों की इज्जत उछालते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। रजत को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे अपनी बेइज्जती पर यकीन नहीं आ रहा था कि भरी कैंटीन में उसकी इस कदर इंसल्ट हो गई थी, और वो भी एक लड़की के हाथों। उसके दोस्त भी दंग रह गए थे। वह धीरे से उठकर सीधा हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया था और चेहरे पर भयानक गुस्सा था, जैसे कोई जख्मी शेर हो। उसने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए माही को ऐसे देखा जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा, और फिर दांत पीसते हुए बोला था, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मुझे सबके बीच थप्पड़ मारा है ना? तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, मेरी बेइज्जती की है। मैं इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। बच्चा बच्चा मुझसे कांपता है, और तुम 2 टके की लड़की मुझे थप्पड़ मारोगी? तुम्हारी इतनी औकात? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगा माही। आज का दिन तुम तमाम उम्र याद रखोगी कि काश तुम पैदा ही ना हुई होती। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कांप जाएंगी। रजत ने वहाँ पड़ी कुर्सी को ठोकर मारी और गुस्से में वहाँ से निकल गया था। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागे थे, जबकि माही बुत बनी वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं, जैसे उनमें अब जान ही ना हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अंदाजा हो गया था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी, और आने वाला वक्त माही और उसके खानदान के लिए बेहद भयानक साबित होने वाला था। रजत का रवैया अब सिर्फ छेड़छाड़ तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वो वहशी दरिंदे की तरह हर वक्त उसकी ताक में लगा रहता था। अगले दिन जब माही यूनिवर्सिटी पहुंची तो गेट पर ही रजत अपने दोस्तों के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसकी गाल पर अब भी एक हल्का सा निशान मौजूद था, जो शायद माही की उंगलियों में पहनी अंगूठी का था, और वही निशान उसे हर पल अपनी बेइज्जती याद दिला रहा था। माही ने नज़रें झुकाकर तेजी से गुजरने की कोशिश की तो रजत ने लंबा कस लेते हुए धुआं उसके चेहरे की ओर छोड़ा। क्या हुआ मेरी बुलबुल? आजकल हाथ बहुत चलने लगे हैं तुम्हारे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे इन नाजुक हाथों को रोकने के लिए। रजत की आवाज़ में ऐसा ठंडापन और ऐसी धमकी थी कि माही का दिल डर से सिमट गया था। वो बिना जवाब दिए तेजी से आगे बढ़ी थी। रजत ने पीछे से ऊंची आवाज़ में कहा था, भागो मत माही, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी। उसकी ऐसी धमकी से माही की रूह तक कांप गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में खून का आखिरी कतरा भी सूख चुका हो। वह किसी तरह क्लास में पहुंची, मगर वहाँ भी उसे सुकून न मिला। हर कोई उसे अजीब नज़रों से देख रहा था, क्योंकि रजत ने पूरी यूनिवर्सिटी में यह बात फैला दी थी कि माही अब उसकी होने वाली है, और जो कोई उसके बीच में आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। माही अब मानसिक तौर पर धीरे धीरे टूटने लगी थी। उसका रंग पीला पड़ गया और आंखों के आसपास काले घेरे उभर आए थे। वो घर में किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पापा या उसके भाई की जान को खतरा ना हो जाए। वो इस कदर परेशान हो चुकी थी कि रातों को उठकर रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। लेकिन शायद अभी उसे बहुत कुछ झेलना बाकी था। एक हफ्ता इसी दर्द और डर में गुजर गया। माही के लिए यूनिवर्सिटी जाना किसी जंग के मैदान में जाने से कम नहीं था। इधर आनंद को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। 2 हफ्तों की ट्रेनिंग भी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। उस दिन उसका ऑफिस से जल्दी ऑफ हो गया था और अगले दिन से ही उसकी ज्वाइनिंग थी। उसने सोचा था कि आज वह खुद अपनी बहन को यूनिवर्सिटी से लेने जाएगा और उसे सरप्राइज़ देगा। शायद माही का मूड थोड़ा ठीक हो जाए
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका मूड काफ़ी बुझा बुझा सा था। आनंद अपनी मोटरसाइकिल यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ी करके माही का इंतज़ार करने लगा। छुट्टी का वक्त हो चुका था और स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे, और तभी उसने ऐसा मंजर देखा कि उसका खून खौल उठा। माही गेट से बाहर निकल ही रही थी कि रजत आगे बढ़ा और उसका बाजू दबोच लिया था। वह उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा था। छोड़ो मुझे। रजत, तुम पागल हो गए हो क्या? यह सड़क है, सब लोग देख रहे हैं। भगवान के लिए मुझे जाने दो। माही चीख रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर रजत की पकड़ लोहे की तरह सख्त थी। आज तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। बहुत नखरे उठा लिए मैंने तुम्हारे। अब सीधी तरह मेरी गाड़ी में बैठो, वरना यहीं सबके सामने तुम्हारी इज्जत तार तार कर दूंगा। रजत ने वैसी अंदाज में उसे झटका दिया था। आनंद के लिए अपनी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दीवानों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा और रजत को जोरदार धक्का देकर माही से दूर कर दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, कमीने इंसान! आनंद शेर की तरह दहाड़ा और माही को अपने पीछे छुपा लिया था, जो डर से थर थर काँप रही थी और जिसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रजत ने खुद को संभाला था और अपनी शर्ट झाड़ते हुए जहरीली मुस्कान के साथ आनंद को देखा था। तो यह है वो भाई जिसके बल पर यह हसीना इतना फुदकती है। अच्छा हुआ तुम खुद ही सामने आ गए, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता। रजत ने तंज भरे अंदाज में कहा था। यह सारा तमाशा देखने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और रोड पर चलते राहगीरों की वहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी। आनंद का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अपनी जबान को लगाम दो, और अगर मर्द हो तो मुझसे बात करो। एक लड़की पर जोर जबरदस्ती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आनंद गुस्से से रजत की तरफ कदम बढ़ाने लगा। रजत जोरदार ठहाका लगाकर हंसा, जिसकी गूंज ने वहां मौजूद लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। मर्द तो मैं इतना हूँ कि अभी यहीं साबित कर दूँ, लेकिन तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के मुंह लगना मेरी तौहीन है। यह कहते हुए रजत ने अचानक अपनी कमर से काले रंग की पिस्तौल निकाली, जिसका रुख सीधा आनंद के सीने की तरफ था। यह देखते ही माही के दिल की धड़कन जैसे एकदम रुक सी गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल उसके होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। नहीं भाई, हट जाइए, यह पागल है, यह कुछ भी कर सकता है, आप चलिए यहाँ से। माही आनंद को पीछे खींचने की कोशिश करने लगी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तकदीर अपना फैसला सुना चुकी थी। रजत की आंखों में खून सवार था। उसे माही के थप्पड़ का बदला और इनकार दोनों का हिसाब चुकाना था। उसने एक पल भी बर्बाद किए बगैर ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर दूसरा। रजत ने एक के बाद एक 2 गोलियां आनंद के सीने में उतार दी थी। माहौल में गोलियों की गूंज और माही की चीख एक साथ तेज हुई थी। आनंद का जिस्म एक पल के लिए साकित हुआ था, फिर उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर गया था। माही ने अपने भाई के जिस्म को थामने की कोशिश की और उसका सिर अपने गोद में रख लिया था। भाई, उठो ना भाई, यह आपको क्या हो गया? आंखें खोलो भाई। माही दीवानों की तरह चिल्ला रही थी और अपने दुपट्टे से उसके सीने से बहते खून को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके सारे कपड़े भाई के खून से लाल हो चुके थे। आनंद ने आखिरी बार अपनी बहन को देखा था। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर जिंदगी ने उसे मोहलत नहीं दी और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई थी। माही ने आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी चीख मारी थी कि सुनने वालों के कलेजे मुंह को आ गए थे। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। माही की बदहवास चीखें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। रजत वहीं खड़ा पिस्तौल हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। मैंने कहा था ना, मेरा बदला बहुत खौफनाक होगा। अब रोती रहो सारी जिंदगी इस लाश पर। यह कहकर रजत ने इत्मीनान से पिस्तौल वापस कमर में खोसी और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। आनंद की मौत की खबर उसके माँ बाप पर बिजली बनकर गिरी थी। दोनों बदहवास माही के फ्लैट पर पहुंचे थे। आनंद की अचानक मौत ने उनके हंसते बसते घर को मातम में बदल दिया था। माही की माँ सदमे से बेहोश हो गई थीं और प्रमोद जी ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदा होते हुए भी मर चुके हों। उनका जवान बेटा, बुढ़ापे का इकलौता सहारा, उनसे छीन लिया गया था। घर में जैसे मौत का सा सन्नाटा पसरा हुआ था और माही पत्थर बनी कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे
बस कानों में रजत की आखिरी बात गूंज रही थी, यह मेरा बदला है। पुलिस आई, कार्रवाई हुई, रजत गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन जैसा माही को डर था वही हुआ। कानून सिर्फ गरीबों के लिए था, अमीरों और ताकतवरों के लिए कानून उनका गुलाम था। रजत के बाप ने अपनी ताकत और पैसों के जोर पर वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। गवाहों को खरीद लिया गया था और जो नहीं बिके उन्हें डरा धमकाकर खामोश कर दिया गया था। अभी आनंद की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि खबर मिली, रजत जमानत पर रिहा हो गया है। यह खबर माही के खानदान पर एक और बिजली बनकर गिरी थी। वो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर यहाँ तो इंसाफ बिकता था। प्रोफेसर प्रमोद साहब थाने के चक्कर काटते रहे, अफसरों के पैर पकड़ते रहे, मेरे बेटे के कातिल को मत छोड़िए, मगर हर तरफ से उन्हें दुत्कार मिली। एक पुलिस अफसर ने बड़ी बेरुखी से कहा, आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, और अगर गवाह मिल भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वे लोग बहुत ताकतवर हैं, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं। आप लोग सीधे साधे लोग हैं, बेहतर यही होगा कि उनसे समझौता कर लें, वरना बची खुची ज़िंदगी भी आपकी नरक बन जाएगी। प्रोफेसर साहब टूटे कदमों के साथ घर लौट आए थे। माही ने उन्हें देखकर समझ लिया कि अब उनके पास भगवान के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं बचा था। रजत जेल से छूटते ही सीधा माही के फ्लैट की तरफ आया था। वह अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता था। वो उन्हें यह जताना चाहता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात का वक्त था जब गली में गाड़ी के टायरों की आवाज़ें और हवाई फायरिंग की गूंज ने पूरे इलाके में डर का माहौल फैला दिया था। उसके माँ बाप डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए थे। बाहर रजत अपने गुंडों के साथ खड़ा जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। अरे प्रोफेसर साहब, बाहर निकलो, देखो तुम्हारा दामाद आया है। रजत नशे में धुत होकर आवाज़ें लगा रहा था। अगर तुम लोगों ने यह केस वापस ना लिया तो कसम है मुझे, अगली अर्थी तुम लोगों में से किसी एक की भी हो सकती है। और सुन ले माही, अब तेरा भाई भी नहीं रहा तुझे बचाने के लिए। अब तो मैं तुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा और अपने बिस्तर की शोभा बनाकर रखूंगा। रजत की ये गंदी बातें और धमकियाँ बंद दरवाज़ों और खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थीं। माही ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, वो अब और नहीं सुन सकती थी। प्रमोद जी बेबसी से अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़े थे। हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है मेरा। मेरा बेटा मार दिया और मेरी बेटी की इज्जत का दुश्मन घर के बाहर बैठा है। अब तू ही हमारा इंसाफ कर, मेरी बेटी को इस दरिंदे से बचा ले। पड़ोसियों में से किसी की भी हिम्मत न थी कि बाहर निकलकर कोई रजत को रोके। सबने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली थीं। किसी में भी उस गुंडे का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रजत काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा गालियों पर गालियाँ बकता रहा और गेट पर लाते मारता रहा। फिर जाते जाते उसने गेट के अंदर की तरफ 2 फायर किए, जिससे गेट छलनी हो गया और फिर यह संदेश छोड़कर चला गया कि अब उनकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। अगले कई दिनों तक उनका फ्लैट कैद खाना बना रहा। माही ने अब यूनिवर्सिटी जाना बंद ही कर दिया था, क्योंकि वहाँ जाने का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। रजत के आदमी गली के नुक्कड़ पर पहरा देते थे और जो भी उनके घर की तरफ जाता उसे धमकाकर भगा देते। घर में राशन भी खत्म होने लगा था और भूखे रहने की नौबत आ गई थी। माही अपनी माँ की खाली आंखें और पिता की झुकी हुई कमर देखकर अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसने महसूस कर लिया था कि यह सीधे साधे शरीफ लोग उस दरिंदे का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके लिए कानून अंधा बन गया था और समाज गूंगा। अगर उसे जिंदा रहना और अपने भाई के खून का हिसाब लेना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, माही अपने कमरे में बैठी आनंद की तस्वीर को देख रही थी, जिसमें वह मुस्कुरा रहा था। भाई, मैं आपके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे इसके लिए खुद को ही क्यों न मिटाना पड़े। माही ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कसम खाई थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि लोहे को लोहा ही काट सकता है। रजत एक दरिंदा था और उसका शिकार करने के लिए उसे भी किसी बड़े शिकारी की ज़रूरत थी। उसने शहर के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर शौर्य प्रताप के बारे में सुन रखा था। लोग कहते थे शौर्य प्रताप की अदालत में देर नहीं होती और वो जिस काम को अपने हाथ में ले लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, ऐसा आदमी जिसके हाथ हर वक्त खून से रंगे रहते थे। मगर माही के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फैसला कर लिया कि वह शौर्य प्रताप के पास जाएगी
और उससे मदद मांगेगी, चाहे उसकी कीमत उसे अपनी जान या फिर अपनी इज्जत देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। माही ने एक कागज़ पेन उठाया और लिखना शुरू किया। पापा, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो हैवान हमें कहीं भी चैन से नहीं रहने देगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं अपने भाई का बदला लेने जा रही हूँ। आप मम्मी को संभालना, चिंता मत करना। मेरे साथ भाई की हिम्मत है और मैं जल्द ही आपसे कांटेक्ट करूँगी। अगर मैं वापस ना आ पाई तो मान लेना कि भाई के साथ साथ मेरी भी मौत हो चुकी है। घड़ी ने रात के 3 बजाए। माही ने चुपके से घर से निकलने की तैयारी की। उसने एक काली चादर ओढ़ी और अपना चेहरा अच्छे से छुपा लिया ताकि रजत के आदमी उसे पहचान न सकें। वैसे भी दिन रात पहरा देते हुए वे इस पहर नींद के आगोश में जा चुके थे। माही उनकी नज़रों से बचती हुई सीधा मेन रोड तक पहुंची थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं मगर इरादा मजबूत था। उसने इंटरनेट से सौर्य प्रताप के दफ्तर का पता लगाया था, जो शहर के एक पॉश इलाके में एक आलीशान इमारत में था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे अंदाज़ा हुआ कि सौर्य तक पहुंचना कितना मुश्किल है। बिल्डिंग के बाहर तैनात गार्ड कड़ा पहरा दे रहे थे और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी। माही हिम्मत करके गेट तक पहुंची तो एक लंबे चौड़े गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया। ओह हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, चलो भागो यहाँ से। गार्ड ने बड़ी कठोरता से कहा तो माही ने नज़र उठाकर उसे देखा था। मुझे शौर्य प्रताप से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। माही की आवाज़ धीमी थी मगर आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। गार्ड जोर से हंस पड़ा। अरे जाओ मैडम, साहब के पास तुम्हारे जैसे लोगों की बातें सुनने का टाइम नहीं होता। रोज़ हज़ारों आते हैं तुम जैसे, चलो निकलो यहाँ से। माही वहीं जम गई। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक वह मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप जाकर उन्हें बताइए कि एक मजबूर बहन आई है अपनी भाई के लिए खून का इंसाफ मांगने। गार्ड उसे धक्के देकर हटाने ही वाला था कि अंदर से गाड़ी निकली और गेट पर आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक भारी मर्दाना आवाज़ आई। क्या शोर हो रहा है यहाँ पर? माही ने देखा, ड्राइविंग सीट पर तो कोई और था मगर पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था जिसने काला चश्मा लगाया हुआ था और जिसके चेहरे से ही रौब टपक रहा था। साहब, यह लड़की जिद कर रही है, आपसे मिलना चाहती है। गार्ड अभी बोल ही रहा था कि शौर्य ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया और चश्मा उतारकर माही को देखा। उसकी आंखें गहरी और बेहद रहस्यमयी थी, जिनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लंबे बालों की उसने एक चोटी सी बना रखी थी। घुमावदार मूछें और छोटी छोटी तरासी हुई दाढ़ी उसे और भी रौबदार बना रही थी। माही एक पल के लिए उसकी पर्सनैलिटी के जादू और दबदबे से सहम गई थी, मगर अगले ही पल उसे अपने भाई के खून से भरे वजूद का ख्याल आया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी थी। शौर्य प्रताप, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने बिना एक भी पल गवाए अपनी बात उसके सामने रख दी थी। शौर्य के होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आई थी। मदद? और मैं कहने लगा, सुनो लड़की, तुम गलत जगह पर आ गई हो। मैं मदद नहीं करता, मैं तो सौदा करता हूँ, और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या? उसने माही को सिर से पांव तक एक ठंडी और एक सर्द निगाह से देखा था। माही ने मजबूत शब्दों में जवाब दिया, मेरे पास देने के लिए मेरी ज़िंदगी है। आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी, बस मेरे भाई के कातिल को मार दीजिए। शौर्य की दिलचस्पी एकदम से जाग उठी थी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। उसकी कद काठी काफ़ी लंबी थी। वो माही के बिल्कुल करीब आकर रुका। इतना यकीन है मुझ पर, या फिर नफ़रत की आग इतनी तेज़ है कि अंजाम की परवाह नहीं? उसकी आवाज़ में अजीब सी कशिश थी जो माही के होशो हवास पर छा रही थी, लेकिन उसने अपनी नज़रें नहीं झुकाईं। उसके मासूम और हसीन चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। अंजाम की परवाह होती तो मैं यहाँ नहीं होती शौर्य प्रताप। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय मेरे अपने आप के, और वही मैं इस सौदे में आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे उस दरिंदे की मौत चाहिए, माही ने मजबूत शब्दों में कहा था। उस मासूम और कोमल लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शौर्य प्रताप ने जोरदार ठहाका लगाया, जो बेहद ठंडा और लापरवाह था, मगर उसकी आंखें माही के वजूद पर घूम रही थीं, जहां वो बला की हंसी लग रही थी। बच्ची हो तुम अभी, जज्बात में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही हो। जाओ घर जाओ और अपनी गुड़ियों से खेलो। यह मर्दों की दुनिया है, यहाँ सौदे जान देकर नहीं जान लेकर किए जाते हैं, और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ।
जो मजलूमों की फरियाद सुनकर पिघल जाऊं। सौर्य ने उसे गहरी नज़र से देखा और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी जो बरसों से वीरान पड़ा था। माही ने तड़प कर एक बार फिर से उसे पुकारा था, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं जा सकते। सौर्य प्रताप ने मुड़कर भी नहीं देखा और गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और धूल उड़ाती हुई गाड़ी वहाँ से निकल गई। धूल में नहाई हुई माही वहीं खड़ी रह गई थी, मगर शौर्य प्रताप गाड़ी के शीशे में उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो नज़रों से ओझल ना हो गई। वो जिद्दी लड़की पहली नज़र में ही उसके दिल पर दस्तक दे चुकी थी। अगले दिन भी माही वहीं मौजूद थी। सूरज बेरहमी से आग बरसा रहा था और वह भूखी प्यासी शौर्य प्रताप के ऑफिस के गेट के सामने खड़ी थी। गार्ड ने उसे हटाने की कोशिश की थी, मगर वह पत्थर की तरह अपनी जगह पर जमी रही। जब शौर्य अपनी गाड़ी से उतरा तो उसकी नज़र माही पर पड़ी। उसने एक नागवार नज़र उस पर डाली और अंदर चला गया, मगर आज वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। सारा दिन वो अपने शीशे वाली केबिन से बाहर देखता रहा, जहाँ वो लड़की जलती धूप में खड़ी थी। उसकी रंगत धूप से तमतमा रही थी और गुलाबी होंठ सूख चुके थे, मगर उसकी आंखों में बगावत और जिद अब भी कम नहीं हुई थी। शौर्य को अपनी तन्हाई का एहसास शिद्दत से होने लगा था। वो सालों से अकेला था और आज यह लड़की उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। शाम को जब शौर्य वापस निकलने लगा तो उसने देखा कि माही गेट के पास फुटपाथ पर बैठी थी। शौर्य ने गाड़ी रोकने का इशारा किया और शीशा नीचे किया। क्यों अपनी जान देने पर तुली हो लड़की? इस गर्मी में मर जाओगी। जाओ, घर जाओ, शौर्य प्रताप ने सख्ती से कहा, मगर उसके अंदाज में छिपी फिक्र साफ झलक रही थी। माही ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मर तो मैं उसी दिन गई थी जब मेरा भाई मेरी आंखों के सामने मारा गया था। अब तो बस ये सांसें हैं जो बेशर्मी से चल रही हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मत कीजिए, आप मुझे यहीं मर जाने दीजिए। कम से कम मुझे इतना तो सुकून रहेगा कि अपने भाई के खून का बदला लेते हुए मेरी जान गई। शौर्य प्रताप ने बड़े गौर से उसके सूखे होठों और बिखरे बालों को देखा था। उसका दिल चाहा कि अभी उतरकर उसे अपनी बाहों में कहीं छुपा ले। उसने बिना कुछ कहे शीशा ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर उसका सुकून अब बर्बाद हो चुका था। उस लड़की का दर्द और उसका मासूम हुस्न उसके दिमाग पर बुरी तरह सवार हो चुका था। तीसरा दिन था और आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते तूफानी बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ जैसे ज़मीन को छू रहे थे, मगर माही अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। वह सिर से पांव तक पूरी भीग चुकी थी। उसके कॉटन की ड्रेस उसके बदन से चिपक गए थे और वह बुरी तरह कांप रही थी। जब शौर्य अपने ऑफिस से निकला तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो गाड़ी में बैठने लगा कि उसकी नज़र गेट के बाहर खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो अब गिरने ही वाली थी। बारिश की पानी में वह जल पड़ी जैसी लग रही थी, बेहद हसीन। शौर्य के अंदर का मर्द जाग उठा। उसकी तन्हाई ने एकदम से अंगड़ाई ली। वह एकदम से गाड़ी से उतरा और गार्ड के हाथ से छतरी छीनकर तेज कदमों से गेट की ओर बढ़ा था। माही को लगा जैसे अब वो बेहोश हो जाएगी कि तभी उसे अपने ऊपर बारिश रुकती हुई महसूस हुई। उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो सामने ही शौर्य प्रताप खड़ा था, जिसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक और एक अजीब सी तलब जाग रही थी। आखिर क्या चाहती हो मुझसे? मेरा सब कुछ ले लो शौर्य प्रताप, वैसे भी मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। आज नहीं तो कल वो दरिंदा, वो भूखा भेड़िया मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। लेकिन अगर मेरी इज्जत जानी ही है तो क्यों ना मेरे भाई का बदला पूरा हो जाए। मैं तैयार हूँ अपना आप तुम्हें सौंपने के लिए। जितनी रातें चाहे मुझे अपने साथ रख सकते हो, लेकिन बस मुझे अपने भाई का बदला चाहिए। कहते हुए माही के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह जैसे एकदम से मुर्दा हो चुकी थी। बस उसने इरादा कर लिया था कि कुछ रातें शौर्य को खुश करके अपने भाई का बदला लेकर वह खुद अपनी जान दे देगी। जबकि उसकी बातें सुनकर शौर्य एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि पहली बार शौर्य का दिल अलग तरीके से धड़का था, लेकिन उसकी बातों से बेचैन भी हुआ था। क्यों मुझे गुनहगार बनाने पर तुली हो? मेरी दुनिया में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं जो किया ना हो, लेकिन बस कभी औरत पर गंदी नज़र नहीं डाली और ना कभी किसी के साथ कोई नाजायज़ रिश्ता बनाया, और यही मेरे धंधे का उसूल है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों मुझे मेरे धंधे से बागी करना चाहती हो? शौर्य ने बारिश की ऊंचे शोर में ऊंची आवाज़ में पूछा था।
माही का पूरा वजूद कांप रहा था। उसने भीगी पलकों से शौर्य प्रताप को देखा और अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए थे। ठीक है, फिर मुझसे शादी कर लो। शादी से पहले जो काम नाजायज़ है, शादी के बाद जायज़ हो जाएगा। माही की आवाज़ बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। शौर्य का दिल एकदम से धड़क उठा। यह वही था जो वो शायद अंदर ही अंदर चाहता था। क्या बकवास कर रही हो, होश में तो हो। माही ने आगे बढ़कर शौर्य के कोट का कॉलर पकड़ लिया। होश में हूँ, तभी कह रही हूँ, मुझे अपनी पत्नी बना लो, मुझे अपनी पनाह में ले लो। उस दरिंदे का सर मुझे अपने कदमों में चाहिए और उसके बदले मैं आपको पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ। मुझसे शादी कर लो शौर्य प्रताप। शौर्य प्रताप ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ अजीब सी कशिश और गहरी तड़प थी। वो अब खुद को रोक न सका। उसने माही के कांपते हाथ थाम लिए और फैसले भरे अंदाज में सिर हिलाया था। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर यही होगा। आओ मेरे साथ। शौर्य प्रताप ने माही को बाजुओं से थाम कर गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को पास के मंदिर चलने का हुक्म दिया। माही को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सच में हो रहा है। शौर्य प्रताप ने अपना गर्म कोट उतार कर उसके कंधों पर डाल दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही का वजूद शौर्य प्रताप के मजबूत वजूद से टकराया तो दोनों के बदन में जैसे करंट सा दौड़ गया। माही ने कोट को खुद में समेट लिया, जिसमें शौर्य प्रताप की मर्दाना खुशबू रची बसी थी। मंदिर पहुंचकर शौर्य प्रताप ने तुरंत इंतजाम करवाए और शादी की रस्में पूरी की गईं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि माही को सोचने का वक्त भी नहीं मिला। और जब शौर्य प्रताप ने अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा तो माही के दिल की धड़कन थम सी गई। आज से तुम मेरी हुई। यह शब्द माही के कानों में पड़े तो वह चौंक कर शौर्य प्रताप की ओर देखने लगी। आज वह माही से माही शौर्य प्रताप बन चुकी थी, इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी की बीवी। शौर्य प्रताप ने शादी के बाद उसे दोबारा गाड़ी में बैठाया और उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर हल्के से दबाते हुए कहा, अब तुम मेरी इज्जत हो, याद रखना। शौर्य प्रताप अपनी चीज़ों पर किसी और का साया बर्दाश्त नहीं करता। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसके शब्दों में ऐसी मिल्कियत, ऐसी शिद्दत, ऐसा जुनून था कि माही का चेहरा लाल हो गया और वो सिमट कर गाड़ी की सीट पर बैठ गई। गाड़ी महल जैसे घर के बाहर जाकर रुकी थी। बारिश थम चुकी थी, मगर माही अब भी भीगी हुई थी। शौर्य प्रताप उसे लेकर सीधा अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा लॉक किया। माही कमरे के बीच में खड़ी थी। हल्की रोशनी में माहौल में अजीब सा तनाव और भारीपन था। शौर्य प्रताप धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी नज़रें माही के गीले कपड़ों पर टिक गई जो उसके बदन से चिपके हुए थे और उसकी नाजुकी को उभार रहे थे। शौर्य के बरसों से सोए हुए जज्बात एकदम से भड़कने लगे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गीले बालों की लटें चेहरे से हटाई। उसकी छुअन से माही एकदम से सिहर उठी। तो यही है वह कीमत जो तुम अदा करना चाहती थी। ठीक है, फिर आज की रात मैं तुमसे अपनी पूरी पूरी कीमत वसूल करूँगा और बदले में तुम जो चाहती हो वह काम ज़रूर होगा। शौर्य प्रताप ने धीमी आवाज़ में कहा और अपनी उंगली उसके होंठों पर फेरते हुए मुस्कुराया। माही ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसने उसकी कमर को थामकर उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है माही। तुमने खुद कहा था कि तुम सब कुछ देने को तैयार हो। उसकी आवाज़ में जुनून और गहराई थी। जी, और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। शौर्य प्रताप ने उसकी ठोड़ी थाम कर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। मैं बहुत समय से अकेला था माही, और आज तुमने मेरी तन्हाई ख़त्म कर दी। तुम्हारे करीब होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने यह रिश्ता किसी सौदे के तहत नहीं किया। तुम्हें अपने भाई का कातिल चाहिए था और तुमने बदले में मुझे अपनी एक रात दी थी। लेकिन जब मैंने तुमसे शादी जैसा पवित्र रिश्ता जोड़ा तो मैंने उस समय खुद से वादा किया था कि मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यह कहते हुए उसने माही को अपने और करीब खींच लिया और उसकी बातों ने माही के अंदर भी सुकून भर दिया। बड़े सुकून से उसने अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी शर्ट को मुट्ठियों में थाम लिया और उसकी शिद्दत के आगे बेबस हो गई। वो दीवार के पास लगी हुई थी। शौर्य प्रताप पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। उसके नर्म गुलाबी होठों को अपने होठों में लेकर बुरी तरह मदहोश होने लगा। उसने माही की गर्दन पर अपने गर्म सांसों की मोहर लगाई, जिससे माही के मुंह से एक सिसकी निकल गई। उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी।
शौर्य प्रताप दीवानों की तरह उसके चेहरे, गर्दन और कंधों को अपने होठों से छू रहा था। उसका मोहब्बते अंदाज जुनून और शिद्दत से भरा हुआ था, जैसे वह बरसों का प्यासा हो और आज उसे कोई दरिया मिल गया हो। माही की टांगें जवाब दे रही थी। शौर्य प्रताप ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर बढ़ा। उसने माही को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर बादल बनकर छा गया। कमरे की दीवारें उनके जज्बातों की गवाह बनी, जहाँ दो वजूद एक हो रहे थे। शौर्य ने उसके गीले कपड़ों को एक एक करके उसके वजूद से अलग किया और दीवानों की तरह उसके वजूद को हर जगह से अपने होठों से छूने लगा। कभी उसकी नाजुकी को चूमता तो कभी उसकी धड़कनों को पीता। वो इस वक्त शहर का डॉन नहीं, बल्कि मासूम सा, बरसों से प्यासा बच्चा लग रहा था। शौर्य प्रताप की मोहब्बत में कोई रहम नहीं था, सिर्फ जुनून, शिद्दत और बेपनाह प्यार था, जो माही के नर्म वजूद में खो जाना चाहता था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो माही की आंख खुली। उसने खुद को शौर्य प्रताप की मजबूत बाहों के घेरे में पाया था। वह महसूस कर रही थी कि अब वो सुरक्षित थी और जो दर्द उसने अब तक सहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। शौर्य प्रताप का हाथ उसके कंधों पर था और उसकी गर्मी ने माही को एहसास दिलवाया कि आज से उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो अभी तक गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी, एक सुकून था जो जागते वक्त कम ही नज़र आता था। माही ने धीरे से अपना सर उसके सीने पर रखा। उसके जिस्म पर जगह जगह शौर्य की मोहब्बत की निशानियां थीं, जिन्हें देखकर वह शर्म से लाल हो गई। शौर्य ने ना सिर्फ उसे अपना बनाया था, बल्कि उसे यकीन भी दिलाया था कि अब वह अकेली नहीं है। वो उससे मोहब्बत करने लगा था। सिर्फ एक रात में ही उसका दीवाना हो गया था। माही उठने लगी कि शौर्य ने नींद में ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ एकदम से मजबूत कर ली और उसे वापस अपने पास खींच लिया। कहाँ जा रही हो? अभी तो सुबह हुई है और मेरा दिल अभी नहीं भरा, शौर्य ने भारी आवाज़ में कहा और अपनी आंखें खोलकर माही को देखा, जो उसके इतने करीब होने पर शर्म से लाल थी। शौर्य ने उसके शर्ट के खुले बटन देखे तो फिर से बहकने लगा। बेकाबू होकर वह उसकी नर्म धड़कन को अपनी मुट्ठी में इस कदर कस चुका था कि माही के लबों से आह निकल गई। मुझे घर जाना है, मम्मी पापा परेशान होंगे। माही के कहते ही शौर्य ने मुस्कुराकर उसके होठों को छुआ था। फिक्र मत करो जाने मन, मैंने अपने खास आदमियों को तुम्हारे फ्लैट पर पहले ही भेज दिया था। तुम्हारे मम्मी पापा को उनके घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और उन्हें यह भी खबर है कि तुम सेफ हो और अब वे सच में सुरक्षित हैं। रजत का कोई भी कुत्ता अब तुम्हारे या तुम्हारे मम्मी पापा के पास भी नहीं आ सकेगा। शौर्य की बातें सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य प्रताप, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। धन्यवाद की ज़रूरत नहीं जाने मन, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी दुनिया का गुरूर हो और मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत हो गई है। अब तुम देखना कि मैं रजत के साथ क्या करता हूँ। आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी सूरज निकलेगा। शौर्य प्रताप की आंखों में फिर से वही ठंडापन और दहशत लौट आई, जो उसके दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम थी। लेकिन माही के लिए तो उसमें सिर्फ प्यार था। उसने माही को अपने सीने से लगाया। आज तुम मेरे साथ चलोगी और अपने आँखों से देखोगी कि मैं अपनी बीवी के लिए कैसे सारी दुनिया उलट देता हूँ। शौर्य ने बेड से उठते हुए अपने शर्ट के बटन बंद किए और माही की तरफ देखा, जो अभी तक कंबल में खुद को छुपाए बैठी थी। उसके चेहरे पर रात की थकान और शर्म की लाली थी। माही ने धड़कते दिल के साथ शौर्य प्रताप को देखा, जो अब पूरी तरह तैयार हो चुका था और किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं डर रही हूँ शौर्य, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगी शौर्य, माही ने कांपती आवाज़ में कहा। शौर्य प्रताप एकदम से उसके करीब आया और झुककर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मेरी तरफ देखो माही। शौर्य प्रताप ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया था। मैं शौर्य प्रताप हूँ और शौर्य प्रताप को नुकसान पहुँचाने वाला अभी तक अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ। तुम मेरी ताकत हो माही, मेरी कमजोरी नहीं। आज तुम देखोगी कि तुम्हारा पति इस शहर का बादशाह क्यों कहलाता है। अब उठो और यह ड्रेस पहन लो, मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। मैं चाहता हूँ जब तुम इस दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनकर जाओ तो सबकी आंखें खुली रह जाएं। शौर्य प्रताप ने बेड पर रखे खूबसूरत ड्रेस को उसकी तरफ बढ़ाया और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। और हाँ, जल्दी तैयार होना, वरना अगर मेरा इरादा बदल गया तो हम कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। उसने माही के कान को अपने लबों से छू लिया,
जिससे माही के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वह जल्दी से उठकर बाथरूम की ओर भागी थी। शौर्य प्रताप का कहकहा उसके पीछे गूंज रहा था। इधर रजत अपने डेरे पर बैठा शराब पी रहा था और गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसके आदमियों ने बताया था कि माही का कुछ भी पता नहीं चल रहा और ना ही उसके घर वाले ही फ्लैट पर हैं। रजत को लगा कि माही डरकर कहीं छुप गई है या शायद शहर छोड़कर चली गई है। उसने गुस्से में शराब की बोतल दीवार पर दे मारी। वो लड़की मुझसे बचकर नहीं जा सकती। मैं उसे ज़मीन के नीचे से भी ढूंढ निकालूंगा। तभी उसका फ़ोन बजा। एक आदमी ने उसे खबर दी कि माही को शहर के बाजार की तरफ देखा गया है। रजत की आंखों में शैतानी चमक आई। अरे वाह, शिकार खुद चलकर मेरी जाल में आ गया। रजत ने अपने साथियों को इशारा किया, चलो आज खेल ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उसे वहीं से उठाएंगे और सबके सामने से लेकर जाएंगे, ताकि सबको पता चले कि रजत से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ बाजार की तरफ निकला, लेकिन उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वह शिकार करने नहीं बल्कि शिकार होने जा रहा है। दूसरी तरफ माही शौर्य प्रताप की गाड़ी में बैठी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर शौर्य प्रताप का मजबूत हाथ उसके हाथ पर था, जो उसे हौसला दे रहा था। डरो मत, बस वही करो जो मैंने कहा है। शौर्य ने उसे तसल्ली दी और गाड़ी एक साइड पर रोक दी। माही ने गहरी सांस ली। गाड़ी से उतरकर वो बाजार की तरफ चल पड़ी, जहाँ शौर्य के आदमी पहले से ही सादा से कपड़ों में मौजूद थे। माही बाजार के बीच में खड़ी थी जब अचानक गाड़ियों के टायरों की आवाज़ सुनाई दी। 3-4 गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई उसके आसपास रुकीं। माहौल में अजीब सी खामोशी और दहशत फैली थी, और तभी उस गाड़ी में से रजत अपने गुंडों के साथ उतरा। बाजार में भगदड़ मच गई और लोग डरकर दुकानों में घुस गए। रजत अकड़ता हुआ माही के सामने आया। उसके चेहरे पर ताजगी भरी मुस्कुराहट थी। क्यों, बहुत शौक था ना छुपन छुपाई खेलने का? लेकिन आखिर में आ ही गई ना मेरे शिकंजे में। उसने माही को ऊपर से नीचे तक देखा। आज तो बहुत बन सवर कर आई हो। लगता है तुम्हें पता था कि आज तुम मेरी होने वाली हो। माही ने इस बार नज़र नहीं झुकाई थी और ना ही वह रोई थी, बल्कि उसने नफ़रत और तिरस्कार से रजत को देखा। अपनी गंदी जुबान बंद रखो रजत, और मेरे करीब आने की गलती भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। माही के शब्दों में इतना कॉन्फिडेंस देखकर रजत एक पल के लिए ठिठक गया, मगर फिर ज़ोर से हंस पड़ा। अरे वाह, इसकी तो जुबान भी चलने लगी है। लगता है तुम्हारे भाई की मौत ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। अब तुम नहीं, तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी, वह भी मेरी मर्जी के बाद। रजत ने हाथ बढ़ाकर माही का बाजू पकड़ने की कोशिश की। चलो बैठो गाड़ी में, आज तुम्हारा सारा गुरूर मैं अपने बिस्तर पर तोड़ूंगा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, माही ने पीछे हटने के बजाय वहीं खड़े रहकर कहा, मुझे हाथ भी मत लगाना रजत, वरना तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। रजत ने एक जोरदार ठहाका लगाया। कौन काटेगा मेरे हाथ, तुम या तुम्हारा वो बूढ़ा बाप? इससे पहले कि रजत का हाथ माही तक पहुंचता, अचानक काले रंग की कारों का एक काफिला वहां आकर रुका। गाड़ियों से दर्जनों गार्ड बिजली की तेजी से बाहर निकले और रजत और उसके आदमियों को अपने घेरे में ले लिया। रजत के गुंडे, जो अभी कुछ देर पहले तक शेर बने हुए थे, इतनी बड़ी तादाद में गार्ड देखकर सहम गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सबसे बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से शौर्य प्रताप नीचे उतरा। उसने काला सूट पहन रखा था, आंखों पर काला चश्मा। उसकी चाल में ऐसा ठहराव और दबदबा था कि देखने वालों की सांसें रुक गईं। शौर्य प्रताप सुकून से चलता हुआ आया और सीधा रजत के सामने खड़ा हो गया। रजत का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह शौर्य प्रताप को अच्छी तरह जानता था। यह वह नाम था जिससे शहर के बड़े बड़े बदमाश कांपते थे। शौर्य प्रताप ने अपना चश्मा उतारा और एक ठंडी निगाह रजत पर डाली। मैं काटूंगा तुम्हारे हाथ। शौर्य प्रताप की गंभीर आवाज़ पूरे बाजार में गूंज उठी। रजत के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो कांपते पैरों के साथ पीछे हटा। शौर्य साहब, आप यहाँ? यह मेरा और इस लड़की का पर्सनल मामला है, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? रजत ने हकलाते हुए कहा। शौर्य प्रताप ने उसकी ओर एक और कदम बढ़ाया। पर्सनल मामला था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जिस लड़की को तुम गंदी नज़रों से देख रहे हो और उसे छूने की कोशिश कर रहे हो, वह माही शौर्य प्रताप है। शौर्य प्रताप की पत्नी और मेरी इज्जत। शौर्य प्रताप के शब्द बम की तरह रजत के कानों में फटे। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अब उसने गौर से माही को देखा।
उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र, उसकी मांग में चमकता सिंदूर, जो अपने गुरूर की धुंध में वह पहले नहीं देख पाया था। शौर्य ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और एक जोरदार मुक्का रजत के मुंह पर मारा, जिससे कि रजत एकदम से लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का नाम अपनी गंदी जबान पर लाने की? शौर्य प्रताप ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और फिर मुक्कों और लातों की बरसात शुरू कर दी। जो खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता था, आज शौर्य प्रताप के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। वह जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। शौर्य साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, भगवान के लिए मुझे छोड़ दें। मगर शौर्य प्रताप का जुनून कम नहीं हुआ। वो उसे जानवरों की तरह पीट रहा था। उसने रजत का बाजू पकड़ा और झटके से मोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज़ के साथ रजत का दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। यही हाथ बढ़ाया था ना तूने मेरी माही की तरफ? अब मैं इस हाथ को तेरे वजूद से अलग कर दूंगा। शौर्य प्रताप ने उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए माही के कदमों में लाकर पटक दिया। माही खामोशी से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में अपने भाई आनंद के खून का बदला था। आज उसे सुकून मिल रहा था। शौर्य प्रताप ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उसका रुख रजत के माथे पर कर दिया। बोलो माही, क्या करूं इस कुत्ते का? अभी खत्म कर दूं या सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दूं? शौर्य प्रताप ने माही की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। माही आगे बढ़ी और रजत को देखा, जो खून में लथपथ दर्द से कराहता हुआ उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। माही, माही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। माही को अपने भाई का शांत और खून से सना चेहरा याद आ गया। उसने नफरत से रजत के चेहरे की ओर देखा। शौर्य प्रताप उसकी आंखों में झांक रहा था, यह जानने के लिए कि वह क्या फैसला करती है। मौत इसके लिए बहुत आसान सजा है, माही ने ठंडे शब्दों में कहा। मैं चाहती हूँ कि यह हर रोज़ मरे और हर रोज़ इसे अपने कर्मों पर पछतावा हो। इसे पुलिस के हवाले कर दें, ऐसी जेल में सड़ने दें जहाँ यह हर रोज़ मौत की दुआएं मांगे और इसे मौत ना मिले। इसका बाप और इसका पैसा इस बार इसे बचा ना सकें। मैं चाहती हूँ यह हर पल तड़पे। कहते हुए माही ने शौर्य प्रताप का हाथ थाम लिया। शौर्य प्रताप ने अपने आदमियों को इशारा किया, ले जाकर इसे पुलिस के हवाले कर दो। कहना कि शौर्य प्रताप का खास मुजरिम है। इसकी खातिर ऐसी होनी चाहिए कि इसे पैदा करने वाले को भी अफसोस हो। गार्ड ने फौरन रजत को कुत्तों की तरह घसीट कर गाड़ी में डाला और वहाँ से ले गए। वहाँ खड़े लोगों ने एकदम तालियां बजाना शुरू कर दी। माही ने शौर्य प्रताप के सीने से लगकर सुकून की सांस ली। आज उसका बदला पूरा हो गया था। शौर्य माही को लेकर सीधा उसके माँ बाप के घर पहुँचा। प्रोफेसर प्रमोद जी और उनकी पत्नी सुनैना जी, जो अपनी बेटी की गुमशुदगी और रजत के डर से अधमड़े हुए पड़े थे, दरवाजे पर गाड़ियों के शोर को सुनकर और भी ज़्यादा सहम गए। लेकिन जब उन्होंने माही को गाड़ी से उतरते देखा तो दीवानों की तरह उसकी तरफ भागे। माही बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम तो मर ही गए थे। सुनैना जी ने उसे गले लगाकर चूमना शुरू कर दिया। प्रमोद जी की नज़र अब शौर्य प्रताप पर पड़ी तो वह एकदम से चौंक पड़े। यह कौन है बेटा? माही ने मुस्कुराकर शौर्य प्रताप का हाथ थामा और फिर अपने पापा को सब कुछ बता दिया कि कैसे शौर्य प्रताप ने उसे सहारा दिया और रजत को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पापा, ये मेरे पति हैं। इन्होंने मुझसे शादी की और हमारी इज्जत बचाई है। शौर्य प्रताप ने आगे बढ़कर प्रमोद जी के कंधे पर हाथ रखा। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आनंद तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका बेटा बनकर रहूँगा और माही को कभी कोई दुख नहीं होने दूँगा। प्रमोद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शौर्य के सर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। इस जज्बाती मुलाकात के बाद शौर्य ने उन्हें यकीन दिलाया कि आप जब चाहें माही से मिलने आ सकते हैं और अब कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। कुछ दिनों के बाद एक हसीन रात थी। शौर्य प्रताप अपने आलीशान बेडरूम की बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। उसके आंखों के कोरों से आंसू के 2 बूंद फिसलकर उसके गालों पर ठहरे हुए थे। माही 2 कप कॉफ़ी लेकर उसके पास आई। उसने आज लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह काफ़ी गजब ढा रही थी। शौर्य, क्या सोच रहे हैं? माही ने कॉफ़ी का मग उसे देते हुए पूछा और उसके बाजू के साथ लग गई। शौर्य ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और मग साइड पर रखकर चांद को देखने लगा। तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी वीरान थी और तुमने इसे कैसे रंगों से भर दिया है। मुझे यकीन नहीं आता
कि तुम मेरे पास हो। शौर्य ने उसके माथे को अपने होठों से छुआ। माही ने उसके सीने पर सिर रख दिया। मैं भी बहुत अकेली थी शौर्य, लेकिन आपने मुझे जो मोहब्बत और सुरक्षा दी है वो मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती। आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे मसीहा हैं। शौर्य ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ मोहब्बत थी। शौर्य, एक बात पूछूं? आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो मजबूर थी, मेरे पास एक मकसद था, लेकिन आपने क्यों? माही की बात खत्म होने से पहले ही शौर्य बोल उठा। मैं पहले ऐसा नहीं था माही। ये दौलत, ये शोहरत कुछ भी नहीं था। माँ बाप के मरने के बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझे संभाला था, लेकिन एक वहशी ने मेरी बहन की इज्जत को अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया। उसने शर्म से अपनी जान दे दी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने शराफत की राह छोड़ दी और मुझे इस मुकाम पर ले आई। जब मैंने तुम्हारी जिद देखी, अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद से गुजरने का जज्बा देखा, तो ऐसा लगा कि मुझे एक मौका मिल गया अपने दुखते घाव पर मरहम लगाने का। तुम्हारी मासूमियत मुझे खींच रही थी और मैं बेकाबू हो तुम्हारी ओर चलता चला गया। भले हमारी शादी एक सौदे की तहत हुई, लेकिन अब वो सौदा कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत और एक सच्चा रिश्ता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माही, और यह प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाएगा। उसने झुककर माही के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और माही ने भी शिद्दत से उसका साथ दिया था। माही को शौर्य में आज वो इंसान दिखा जो दुनिया से छिपा हुआ था, मासूम जज्बातों से भरा और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। आप सुन रहे थे कहानी विथ वानी। धन्यवाद।